आज हम लोग कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2 मार्क्स इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सबसे पहला सवाल है हमारा बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी एक्सप्लेन। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो बच्चा जन्म लेता है ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, वो लेजिटिमेट माना जाता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी बच्चा वैलिड मैरिज के दौरान अगर होता है, ठीक है, और शादी के 280 दिनों के अंदर, ठीक है, वो बच्चा होता है शादी के खत्म होने से पहले, तो वो बच्चा लेजिटिमेट बच्चा माना जाता है, ठीक है। और उसके जो फादर होते हैं उसको लेजिटिमेट हस्बैंड माना जाएगा कि यही मतलब उस बच्चे का जो है पिता होगा। ये कौन सा प्रूफ में आता है? ये कंक्लूसिव प्रूफ में आता है। आपको पता होगा एविडेंस के अंदर 3 टाइप के प्रिजम्पशन होते हैं, एक मे प्रिज्यूम, एक होता है शैल प्रिज्यूम, एक होता है आपका कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम में आप जो है कोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस दे सकते हैं, शैल प्रिज्यूम में भी आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अपने एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में जो एविडेंस दिए जाते हैं वो फाइनल एविडेंस होता है, आप उसको रिबट करने के लिए किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं दे सकते, कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यही ये जो सवाल पूछ रहा था आपका कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, इसको एक्सप्लेन करना। तो अंडर सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, a child born during a valid marriage or within 280 days after its dissolution is conclusively presumed to be the legitimate child of that man. This creates an almost irrefutable legal presumption, often called conclusive proof, designed to protect the child's legitimacy. ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल सेक्शन 116 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है शादी के दौरान, ठीक है, या शादी के टूटने से 280 दिनों के भीतर, ठीक है, ये 2 प्रिजम्पशन हो सकता है, या तो शादी के दरमियान का हो या शादी खत्म होने से पहले 280 दिनों के भीतर अगर कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे का पिता जो है उसी वाइफ का जो हस्बैंड होगा वो माना जाएगा, ठीक है। ये प्रिजम्पशन है, ये प्रिज्यूम किया जाता है और ये प्रिजम्पशन कंक्लूसिव प्रूफ है, इसको आप रिबट करने के लिए, रिफ्यूट करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। दूसरा है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड एज पर द लॉ, ठीक है। यहीं पर आपको 30 ईयर्स ओल्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है। जब हम डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ते हैं या रिकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 5 साल का रिकॉर्ड या 30 साल का रिकॉर्ड, ये 2 रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो या कोई भी 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, अगर वो प्रॉपर कस्टडी में रखा गया है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उस पे जो भी सिग्नेचर वगैरह हुए हैं वो उसी व्यक्ति का है जिसके पास वो है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो लेजिटिमेट माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा था, व्हाट इज द प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो कोर्ट उसको कैसा मानेगा, कोर्ट उसको सही मानेगा, कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट के पास मानना या न मानना ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 ईयर पुराना डॉक्यूमेंट है या 30 ईयर ओल्ड पुराना डॉक्यूमेंट है, दोनों ही मे प्रिज्यूम के नेचर में फॉल होता है, ठीक है। तो ऐसे में कोर्ट के ऊपर रहता है कि मानना है या नहीं मानना है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई एविडेंस 5 साल का पुराना देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हैं कि ये प्रॉपर कस्टडी में था, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसी व्यक्ति का है जिसने उसको प्रॉपर तरीके से रखा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कोर्ट का प्रिजम्पशन क्या होगा 5 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड के संदर्भ में, तो कोर्ट उसको करेक्ट मानेगा, जेन्युइन मानेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, information is primarily defined in the context of electronic or digital evidence. The term encompasses all types of data, records, message communication that are received, stored or processed through evidence means such as computer, smartphone, server, log, email, voicemail and video recording, that is
कॉल्ड अंडर BSA इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीजें जो होंगी आपकी, जो भी आपके पास कम्युनिकेशन का माध्यम है, मैसेज है, रिकॉर्ड्स है, डेटा है, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वॉइस मेल हो, ईमेल हो, ये जो भी एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में दिया जाता है वो सारे इंफॉर्मेशन के अंडर कवर होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट, जो पब्लिक ऑफिसर आपको देता है। ठीक है, और जो पब्लिक के एक्सेस में होता है। कोई भी, जैसे मुझे अगर FIR की कॉपी लेनी होगी तो मैं कभी भी पुलिस स्टेशन में जाके, कोर्ट में जाके FIR की कॉपी ले सकता हूँ। FIR की कॉपी कौन सी डॉक्यूमेंट हो गई, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, मेरा और महेश सर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये जो पेपर होगा हम दोनों के पास होगा। वो कोई और मांगना चाहेगा तो उसको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो कोई ऐसा पर्सनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका बैंक पासबुक हो गया, या कोई प्राइवेट लेटर हो गया, या कोई आपका विल हो गया, चाहे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट आते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आता है। ठीक है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब जैसे कोर्ट का कोई जजमेंट हो गया, FIR हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट किसी का हो गया, डीड बनाना हो गया, ये सारे आपके पब्लिक ऑफिस में रिकॉर्ड के तौर पे रहते हैं, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो इजीली एक्सेसिबल है पब्लिक ऑफिस में जाके, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट, बाकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई वकील अपने क्लाइंट से बात करता है, जब CA कोई अपने क्लाइंट से बात करता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब कोई क्लाइंट आया मेरे पास और मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है, और मैंने ये जो घर है ना बाय फ्रॉड लिया है, तो मुझे तुमको उससे बचाना है। ठीक है, तो ये मेरे और मेरे क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल बात हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सामने वाले से जाके मिल लूं और उसको बोलूं कि यार वो जो सामने वाला है मेरे पास आया था, वो बोल रहा था मेरे पास फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, तो तुम दावा ठोको, इसके पास है ही नहीं कुछ, ठीक है, तुम्हारा ही होगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये धोखा दे रहा हूँ अपने क्लाइंट को, ये अपने जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसका जो है मिसयूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपके जो एडवोकेट हैं और उनके क्लाइंट के बीच जो वार्तालाप होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसमें ना आप उसको उसके बात को किसी और को बोल सकते हैं, ना आपका क्लाइंट आपकी बात को किसी और से साझा कर सकता है। ठीक है, ये होता है। अब ऐसा नहीं है कि क्लाइंट भी आपकी बुराई करे किसी और एडवोकेट के पास कि यार ये एडवोकेट को तो बोलने भी नहीं आता है, कोर्ट में तो बात भी नहीं कर पाया, नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 132 जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है, और यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट या लीगल एडवाइस जो है एक्सचेंज होता है बिटवीन एडवोकेट और देयर क्लाइंट, ठीक है, तो वो पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसको किसी भी तरीके से किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच फैक्ट एविडेंस में बी गिवन। कौन से फैक्ट के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, तो पहला है आपका फैक्ट इन इशू और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट। इन दोनों फैक्ट के लिए आपको एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है, विवादित तथ्य, हम लोगों ने शुरू में भी समझा था, वो ऐसा कोई फैक्ट जिसके ऊपर पूरा केस डिपेंड करता है। ठीक है, वो होता है फैक्ट इन इशू, तो वहां पे तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने बोल दिया कि ये घर मेरा है, सामने वाला बोल रहा है कि ये घर मेरा है, अब घर किसका है ये विवादित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि ये घर है किसका। ठीक है, तो वहां पे अगर उस विवादित तथ्य को सुलझाने के लिए फैक्ट की जरूरत है तो वहां पे एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से क्लोज हो, ठीक है, और उसको साबित करना या खारिज करना है, तो उसके लिए अगर कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है, और ये भी यहाँ पे भी आपको जो है एविडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो रेलेवेंट फैक्ट के लिए एविडेंस और फैक्ट इन इशू के लिए एविडेंस यहाँ पे रेलेवेंट होता है। बाकी जगह आप जो है एविडेंस नहीं भी दो तो चलता है, यहाँ पे आप एविडेंस देना पड़ता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
हु इज एन अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, सहायता करने वाला। ठीक है, मैं हूं और महेश सर है, कोई अपराध हम दोनों ने मिल के किया है, मैं चाह रहा था कि महेश सर फंस जाए, मैं बच जाऊं। ठीक है, तो मैंने कोर्ट में गवाही दे दी कि मैंने नहीं किया था, मैं तो सिर्फ हेल्प किया था, सारा कांड तो उन्होंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपराधी भी था और गवाह भी बन गया, तो मुझे क्या बोला जाएगा, अकम्प्लिस बोला जाएगा। ठीक है, तो अकम्प्लिस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपराध में सहायता किया हो और वो टेस्टिमनी देने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में तैयार हो। ठीक है, इसी को अकम्प्लिस विटनेस भी कहा जाता है। जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही देने को तैयार हो जाएगा तो वो अकम्प्लिस विटनेस। अगर वो गवाह देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसने अपराध ही किया है साथ में, तो वो अकम्प्लिस कहलाएगा। ठीक है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, हु इज डम्ब विटनेस। डम्ब विटनेस का मतलब क्या, ऐसा कोई विटनेस जो बोल नहीं सकता है। ठीक है, जो मूक है, तो जो बोल नहीं सकता है वो डम्ब विटनेस कहलाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो डम्ब विटनेस अगर कोई गवाही देना चाहता है तो वो कैसे देगा, वो लिख के देगा या साइन फॉर्म में देगा, ऐसे करके देते हैं ना, ओ आ ऐसा करके पै करके, तो उनका अलग ही एक रहता है बोलने का शैली। ठीक है, तो जो उनके लैंग्वेज समझ पाते हैं वो समझ पाते हैं, तो वो जैसे भी दे, डम्ब विटनेस जैसे भी देगा एविडेंस, चाहे वो साइन फॉर्म में दे चाहे राइटिंग फॉर्म में दे, वो एविडेंस ओरल एविडेंस ही कहलाएगा, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नौवां सवाल है, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है कि आप जिसके ऊपर प्रूफ करने का अधिक ये हो, बर्डन हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने कहा कि मैंने उसके घर में चोरी किया है। ठीक है, तो अब उसको साबित करना पड़ेगा ना कि मैंने उसके घर में चोरी किया है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, सामने वाले ऊपर, सामने वाले के ऊपर है, उसने मुझे चोर बोला था ना, समझ रहे हो। तो ऐसा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू अ पार्टी टू प्रूव अ फैक्ट। ठीक है, इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो जिसके ऊपर बर्डन होता है उसको प्रूव करने का, उसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो जनरली क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है जो केस दायर करते हैं, और सिविल केस में प्लेंटिफ के ऊपर होता है जो सूट फाइल करते हैं। ठीक है, 10वां सवाल है, व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ तो आप लोगों को पता ही होगा, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है अंतिम सत्य, अंतिम प्रूफ। ठीक है, इसके बाद आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई प्रूफ जो अपने आप में कंक्लूसिव नेचर का हो और पूरी कहानी को कंक्लूड कर दे। ठीक है, वो होता है आपका कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द एविडेंस और फैक्ट that cannot be contradicted or disproved in a court of law. ठीक है, it is considered final and binding, यही होता है conclusive proof. ठीक है, तो ऐसा कोई प्रूफ जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में देते हो और जिससे फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है, कंक्लूसिव नेचर का वो एविडेंस होता है और कोर्ट के ऊपर फाइनल और बाइंडिंग होता है, तो वो आपका कंक्लूसिव प्रूफ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, अगर कोई बच्चा शादी के दरमियान जन्म लेता है तो उस ये माना जाएगा कि वो बच्चा लेजिटिमेट है और उस बच्चे का बाप जो है वो भी उसी का है। ठीक है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी आप कोई भी एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं दे सकते। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, कोर्ट इज डिफाइंड टू include all judges, magistrate and all person except arbitrator legally authorized to take evidence. ठीक है, ऐसा कोई जज, मैजिस्ट्रेट या कोई भी पर्सन जिसको लीगली ऑथराइज किया गया होगा एविडेंस लेने के लिए, तो हम उसको कोर्ट मान सकते हैं। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज सिमिलर टू द इंडियन एविडेंस एक्ट फोकसिंग ऑन द अथॉरिटी टू एग्जामिन विटनेस। तो मतलब ये सेक्शन सेम जैसे एविडेंस एक्ट में कोर्ट को डिफाइन किया गया था, वैसे ही यहाँ पे भी डिफाइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन रेस जेस्टे। ठीक है, रेस जेस्टे क्या होता है, रेस जेस्टे के बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 pertains to the relevancy of fact that are part of the same transaction. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे। मैंने आप लोगों को बताया था रेस जेस्टे के बारे में जब हम लोगों ने बेसिक लेक्चर किया था। तो रेस जेस्टे क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है द थिंग्स डन। ठीक है,
मतलब मामला हो चुका है खत्म, ठीक है। वैसा फैक्ट जो किसी घटना के साथ, ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड होता है और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है, तो उसे हम रेस जेस्टे बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एक केस लॉ था, आप लोगों को याद होगा, कौन सा, रिटर्न वर्सेज, किसी को याद है क्या केस लॉ? रिटर्न वर्सेज कुछ ऐसा नाम था केस का। उसमें स्टोरी ये था कि आपका एक महिला थी जिन्होंने कस्टमर, रिटर्न वर्सेज क्वीन था मैडम, शायद रैटन वर्सेज, रैटन वर्सेज क्वीन। हाँ हाँ, रैटन वर्सेस क्वीन था। तो इसमें हुआ क्या था इस केस में कि एक महिला थी, उन्होंने कॉल किया कस्टमर केयर को, और वो महिला बहुत डरी हुई थी। एक होता है ना, जैसे किसी के पीछे कोई जान, मतलब जान लेने के इरादे से पीछे पड़ गया हो, तो वो कैसे बात करेगा। तो वो कॉल की कस्टमर केयर को कि मुझे पुलिस से बात करा दो, ठीक है। तो कस्टमर केयर बोला कि रुकिए, मैं आपकी बात करा देता हूँ, आप तब तक ये बता दो कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो जब तक वो महिला ने बताया कि मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ, पूरा एड्रेस बताया, तब तक उसका फोन कट गया, ठीक है। वो जब, लेकिन पूरा एड्रेस उस महिला ने बता दिया। अब यहाँ पे उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया था। कस्टमर केयर को लगा कि यार उसके जान जो है खतरे में है, क्योंकि वो बहुत डरी डरी सी कॉल की थी और अचानक से फोन कट गया है। तो वो कस्टमर केयर तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस को उस एड्रेस पे भेजा जहां से वो कॉल आया था, ठीक है। जैसे ही पुलिस अराइव होता है, वहां पे उस महिला की डेड बॉडी पड़ी होती है, ठीक है। जब उसके हस्बैंड से पूछा जाता है कि ये कैसे मरी, तो वो बोलता है कि मैं बंदूक साफ कर रहा था और अचानक से गोली मेरी वाइफ को लग गई, ठीक है, और इसीलिए उसका डेथ हो गया। जब ये मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में गया तो कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे सब कुछ क्या है, उस महिला की मौत हो चुकी है, ठीक है, पहला एसेंशियल फुलफिल हो चुका है, ठीक है। दूसरा सेम ट्रांजैक्शन में है, महिला ने कॉल किया सामने वाले को, महिला की यहाँ पे मौत हो चुकी है, ट्रांजैक्शन सेम है, ठीक है, और घटना हो चुका है। तो कोर्ट ने माना कि महिला डरी हुई थी, उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया, पुलिस आया, ठीक है, पुलिस आया और ये बोल रहा है कि मेरे बंदूक से मर गया। अगर बंदूक से मरता तो महिला डरती क्यों, डर के पुलिस से बात क्यों करती, ठीक है। तो ये सब, ये अगर हम सर्कमस्टांसेस को एक साथ जोड़े तो सब हमें दिखाता है कि हो ना हो इसके पति ने ही उसकी जान ली है, ठीक है। तो कोर्ट ने उसके पति को उसके मौत के, उस महिला की मौत के लिए जिम्मेदार माना और वहां पे प्रिंसिपल दिया रेस जेस्टे का, ठीक है, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में वो मौत हुआ था। और हमेशा याद रखना, हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है आपका रेस जेस्ट है, और एक होता है डाइंग डिक्लेरेशन, वो भी आपके हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। कैसे? नॉर्मली हियर से एविडेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं माना जाता, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। कि मैंने कहा कि मुझे राजू बोल रहा था कि वो उसको मार देगा, ठीक है, तो मैं कोर्ट में जाके बोलता हूँ कि राजू एक बार बोल रहा था मुझे कि वो उसको मारेगा, ये नहीं चलेगा। वो बोल रहा था, तुमने सुना नहीं, हियर से एविडेंस लेता ही नहीं है कोर्ट, ठीक है। लेकिन जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, मैं मर रहा हूं और मेरे जगह पे कोई बंदा है जो मुझे मरते देख रहा है, मैंने उसको बताया कि मुझे राजू ने मारा, ठीक है, क्यों मारा ये भी मैंने उसको बताया। अब ये है हियर से, क्योंकि मैंने तो उसको मुंह से बोला, अब ये बात कोर्ट में वो जाके बोलेगा, है हियर से, लेकिन फिर भी ये कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होता है वो हियर से होने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। वही फिर आपका दूसरा एक्सेप्शन आता है रेस जेस्टे का। यहाँ पे भी महिला ने तो कस्टमर केयर को कॉल किया था, ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस था क्या कि इसी उसके पति ने ही उसको मारा? कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन क्योंकि महिला ने कस्टमर केयर को कॉल किया, कस्टमर केयर पुलिस भेजा, पुलिस आया तो डेड बॉडी पड़ा था, महिला डरी हुई थी, सब कुछ जोड़ने पर दिखता है कि ट्रांजैक्शन सेम है, ठीक है, और घटना हो चुका है, ठीक है। तो जब ये कड़ी बाई कड़ी जोड़ते हैं तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यही है आपका रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का एक एसेंशियल है कि वो सेम ट्रांजैक्शन में होता है, कॉल किया, पुलिस आया, डेड बॉडी मिला, सब एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे और डाइंग डिक्लेरेशन हियर से एविडेंस के एक्सेप्शन में आता है, इसीलिए उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज होस्टाइल विटनेस? होस्टाइल विटनेस का मतलब कौन होता है? कोई ऐसा विटनेस जो कोर्ट ऑफ लॉ में मुकर जाए, ठीक है। मैंने बुलाया महेश सर को
कि सर आप मेरे फेवर में कोर्ट में बोलना कि सुजीत ने चोरी नहीं किया, ठीक है। अब महेश सर कोर्ट में आए मेरे पक्ष में गवाही देने के लिए, लेकिन महेश सर वहां पे मुकर गए। वो बोलते हैं सुजीत ने मुझे पैसा दिया था, ये बोल रहा था कि तुम उधर जाके बोलना कि मैंने चोरी नहीं किया। सर इसी ने चोरी किया है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। अब ये विटनेस क्या हो गया? हॉस्टाइल हो गया, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब जिस पर्पज से, जिस चीज के लिए आपने उसको बुलाया, आप वो सीधे उसके उलट बोल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, ठीक है। तो उसको हम हॉस्टाइल विटनेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मे प्रिज्यूम, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था अच्छे से कि मे प्रिज्यूम क्या होता है, शैल प्रिज्यूम क्या होता है, ओरल ये कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? मे प्रिज्यूम का मतलब है अदालत किसी फैक्ट को सच मान सकती है, ठीक है, या अगर उनको लगे कि नहीं मानना है तो वो नहीं मानेगी। मतलब जज के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो किसी फैक्ट को माने या ना माने, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो फैक्ट बता रहा है एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है, कंसीडर कर लो, कोर्ट कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कंसीडरेबल नहीं है तो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कोर्ट के डिस्क्रिएशन के ऊपर कि किसी फैक्ट को ट्रू वे में लेना है या गलत लेना है। अगर किसी फैक्ट को कोर्ट ने मान लिया कि ये सच है, ठीक है, और ले लेता है, तो सामने वाला चाहे तो उसको डिस्प्रूव कर सकता है अपने एविडेंस देके, ठीक है। ये होता है आपका मे प्रिज्यूम। दूसरा एक और आता है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कोर्ट किसी फैक्ट को तब तक सच मान लेगा जब तक उसको आप डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं देते, ठीक है, वो होता है शैल प्रिज्यूम। और एक होता है इसके अंदर कंक्लूसिव प्रूफ, आगे होगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो अभी एक साथ ही बता देता हूं। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई प्रूफ जो फाइनल नेचर का हो, इसके बाद आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और कोर्ट भी उसको सही मान के ही चलेगा और सामने वाला उसको अपोज भी नहीं कर सकता, वैसा प्रिजम्पशन, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हु मे टेस्टिफाई। टेस्टिफाई कौन कर सकता है? हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, कोई भी बंदा। टेस्टिफाई का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही देना, कोई भी दे सकता है, एनी वन, ठीक है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि वो सामने वाला कोर्ट का सवाल सही सही समझ पाए और कोर्ट का सवाल के अकॉर्डिंग जवाब वो सही सही दे पाए, ठीक है, तो वो टेस्टिफाई कर सकता है। तो सवाल क्या है? हु में टेस्टिफाई एनी पर्सन, ठीक है, एनी वन, कोई भी कर सकता है जिसको उस फैक्ट के बारे में पता हो और कोर्ट के द्वारा दिए गए सवालों का सही सही जवाब दे पा रहा है तो वो टेस्टिफाई कर सकता है, ठीक है। वो 8 साल का बच्चा भी हो सकता है और 90 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा मैटर, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो, चाहे वो किसी लेटर पे लिखा हो, चाहे वो फिगर हो, मार्क हो, सिंबल हो, अदरवाइज, ठीक है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, वो होता है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कोई डायरी है, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आपका कोई बैंक स्टेटमेंट है डिजिटल पीडीएफ में, ठीक है, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कोई साइन बोर्ड है, नोटिस है, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई मैटर एक्सप्रेसली छपा हो, चाहे वो लेटर हो, फिगर हो, मार्क हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबाई, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मलाड स्टेशन पे एक मर्डर होता है जिसमें आरोपी बनाया जाता है सुजीत को, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में मेरा मामला गया, एफआईआर दर्ज हो गया, मैं कोर्ट में गया, मैं बोला सर 17 तारीख को मर्डर हुआ था, मैं 17 तारीख को यूएसए में था, मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ बताओ आप, ठीक है। ये होता है प्ली ऑफ एलिबाई। जब किसी घटना स्थल पर आपके नहीं होने का आपके पास प्रूफ है, ठीक है, तो उस प्रूफ को कोर्ट ऑफ लॉ में आप लगा सकते हैं जिसको प्ली ऑफ एलिबाई बोला जाता है, ठीक है। देखिए पढ़ देता हूं मैं। अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्ली ऑफ एलिबाई इज अ डिफेंस रेज्ड बाय एन अक्यूज्ड claiming that they were at some other place at the time of the offense was committed.
ठीक है, जब वो मर्डर हो रहा था 17 तारीख को मलाड स्टेशन पे, तब तो मैं यूएसए में था, तो मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे अगर अक्यूज अपराध स्थल पे नहीं है कोई भी अक्यूज, ठीक है, तो वो प्ली ऑफ एलिबाई ले सकता है। प्ली ऑफ एलिबाई अक्यूज के डिफेंस में काम आता है। अगर आप नहीं थे तो आप प्ली ऑफ एलिबाई कोर्ट ऑफ लॉ में लगा सकते हो कि सर मैं तो था ही नहीं वहां पे, तो मैं अपराध कर कैसे सकता हूँ। प्ली ऑफ एलिबाई वहां लगाया जा सकता है जहां पे पहुंचना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि सर मैं उस दिन यूएसए में था। अब आप बोलोगे कि सर उस दिन मलाड में मर्डर हुआ, लेकिन मैं मलाड में नहीं था, उस दिन मैं तो गोरेगांव में था। हो सकता है आप गोरेगांव मलाड में मर्डर करके गोरेगांव चले गए हो, स्टेशन से 2-3 मिनट का तो डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप वो प्ली ऑफ एलिबाई नहीं ले सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। प्ली ऑफ एलिबाई ऐसा होना चाहिए जो मतलब आपको भी लगे कि नहीं यार ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल केस में प्ली ऑफ एलिबाई लगेगा। अब मलाड में मर्डर हुआ है, आप बोलोगे मैं उस समय गोरेगांव में था, 2-3 मिनट का तो डिस्टेंस है, आप मर्डर करके वहां जा भी तो सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूं कि सर मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो राजस्थान में था उस दिन, ये देखो टिकट मेरा, ये देखो मैं उस दिन शादी में था वीडियोग्राफी, या मैं उस दिन यूएसए में था, तो तब उस केस में प्ली ऑफ एलिबाई के आधार पर आपको कोर्ट अक्विट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, चरित्र कब जरूरी हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, तो आमतौर पर जनरली कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं माना जाता। ठीक है, अच्छे लोग भी तो अपराध कर सकते हैं ना। अभी देखो बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं जो जेल में हैं, क्यों है? वो तो अच्छे लोग थे, वो तो पंडित थे, वो तो धर्म की बात करते थे। ठीक है, तो कैरेक्टर जरूरी हुआ क्या? नहीं हुआ। कैरेक्टर जनरली इररिलेवेंट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे कैरेक्टर को रेलेवेंट माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ले लीजिए। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, कम से कम फीस में पढ़ाता हूँ, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं समाज में सबके साथ मिल भाव के रहता हूँ। ठीक है, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किए, और मैंने बहुत सारे दान वगैरह किए हैं, मैंने 2-3 वृद्धाश्रम भी चला रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, मेरे ऊपर किसी ने अचानक से चोरी का इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसके घर में चोरी किया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ में मेरे ऊपर चोरी का आरोप है और मैं कोर्ट में ये साबित करूं कि सर मेरे कैरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे हैं, मैं इतना इतना काम किया हूं, और मैंने जो अभी बताया आपको ये सारे कोर्ट ऑफ लॉ में दे दूं, तो कोर्ट एक बार सोचेगा कि हाँ यार इतना अच्छा अच्छा काम करेगा, ये चोरी कैसे कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा तो ये होता है। तो कैरेक्टर जो होता है आमतौर पर जो है इररिलेवेंट माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पे अगर आपको आपका कैरेक्टर सही में वाकई में गुड था तो आप उसका डिफेंस ले सकते हो। ठीक है, तो आपके फेवर में यहाँ पे कोर्ट डिसीजन लेगा। तो ये होता है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, एक बात क्रिमिनल के केस में कभी कभी बैड कैरेक्टर भी जो है अक्यूज्ड के लिए रेलेवेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वैसे आमतौर पर जो है बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट माना जाता है, लेकिन जैसे मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में क्या बोलते हैं गुड कैरेक्टर के सारे एविडेंस दे दिए। ठीक है, अब अपोजिट काउंसिल मेरे बैड कैरेक्टर के एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने सारे अच्छे कर्म के एविडेंस दिए हैं, सामने वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो वो मेरे बैड कैरेक्टर के बारे में भी कोर्ट ऑफ लॉ में बता सकते हैं। ठीक है, वहां पे बैड कैरेक्टर भी मेरा रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो गुड कैरेक्टर भी रेलेवेंट होता है, बैड कैरेक्टर भी रेलेवेंट होता है, लेकिन बैड कैरेक्टर तभी रिलेवेंट होगा जब कोई गुड कैरेक्टर कोर्ट ऑफ लॉ में पहले से प्रोड्यूस किया हो। ठीक है, मैंने अगर गुड कैरेक्टर का सहारा नहीं लिया है तो कोई मेरे बैड कैरेक्टर का कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकता। ठीक है, ये रूल है। ये हो गया क्रिमिनल केस में। सिविल केस में भी कैरेक्टर जो है वो आमतौर पर जनरली इररिलेवेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे मान के चलिए डिफेमेशन का केस। अब डिफेमेशन का केस तो टोटली डिपेंड करता है कैरेक्टर के ऊपर। मैं अच्छा आदमी था और मेरे खिलाफ किसी ने गलत गलत बातें बोली तो मैंने डिफेमेशन का केस किया, तो यहाँ पे तो सवाल कैरेक्टर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर डायरेक्टली इन इशू है, इसीलिए यहाँ पर रिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कैरेक्टर कब कब रिलेवेंट माना जाता है
कब नहीं माना जाएगा, सिविल में भी क्रिमिनल में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा तथ्य, ठीक है, या कोई ऐसी जानकारी जो आपने फील किया हो या आपको पता है, ठीक है, और वो आप कोर्ट में बता रहे हो किसी को, ये होता है फैक्ट, ठीक है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत फैक्ट का मतलब ऐसा कोई जानकारी जो आपको पता हो, जो आपने सुना हो, देखा हो या महसूस किया हो, ठीक है, और वो एज अ एविडेंस आप कोर्ट ऑफ लॉ में सच्चाई को प्रिवेल करने के लिए जब देते हो तो उसको फैक्ट माना जाता है, ठीक है। तो किसी सच तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एविडेंस लगते हैं, उस सारे एविडेंस में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो इरेलेवेंट होता है, कुछ जो होता है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो फैक्ट रेलेवेंट भी हो सकता है, इरेलेवेंट भी हो सकता है, फैक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो टॉपिक आता है, एक आता है एडमिशन, एक आता है कन्फेशन, ठीक है। एडमिशन का मतलब क्या होता है? किसी फैक्ट को एडमिट करना, कि मेरे से पूछा गया कोर्ट ऑफ लॉ में कि धीरू भाई अंबानी का एंटीलिया किसका है, तो मैं बोलूंगा मुकेश अंबानी का, ठीक है। ये मुझे पता था तो मैंने एडमिट कर लिया। एडमिशन का मतलब किसी फैक्ट को एडमिट कर लेना, ठीक है। कन्फेशन का मतलब होता है किसी अक्यूज्ड के द्वारा उसके अपराध की स्वीकृति करना, ठीक है। मैंने मर्डर किया, मुझे कोर्ट में बोला गया कि तुमने ही मर्डर किया है, मैंने बोला हाँ मैंने मर्डर किया है, ये क्या है? ये कन्फेशन है, ठीक है। जब कोई अपराधी अपने अपराध को कन्फेस करता है तो कन्फेशन कहलाता है। एडमिशन का मतलब है किसी फैक्ट को जब कोई एडमिट करता है तो एडमिशन कहलाता है। एडमिशन आमतौर पर सिविल में होता है, कन्फेशन आमतौर पर क्रिमिनल में होता है, ठीक है। हम लोग 6 मार्क्स में पढ़ने वाले हैं, ये सवाल आया है 2-3 बार, डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, ठीक है। एडमिशन कोई भी कर सकता है जिसको फैक्ट का पता हो, कन्फेशन सिर्फ अक्यूज्ड करेगा, ठीक है। एडमिशन के आधार पर आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन कन्फेशन के आधार पर कोर्ट आपको कन्विक्ट कर सकता है। आपने बोला, आपसे पूछा आपने मर्डर किया था, मैंने बोला हाँ मर्डर किया था, कोर्ट बोलेगा ठीक है सजा सुना, ठीक है। लेकिन एडमिशन के आधार पर कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। ये 2-4 डिफरेंस है, ठीक है। तो उम्मीद है कन्फेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन। यही हमने अभी पहले डिस्कस किया था। प्रिजम्पशन 3 टाइप का होता है, एक होता है मे प्रिज्यूम, एक होता है शैल प्रिज्यूम, एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। मे प्रिज्यूम जो होता है वो आपका रिबटल होता है, मतलब जिसको हम डिस्क्रिशनरी बोलते हैं। शैल प्रिज्यूम जो होता है वो भी आपका रिबटेबल होता है, ठीक है। आपका ये क्या बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है वो इरिबटेबल होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। सेल्फ में प्रिज्यूम का मतलब कोई ऐसा फैक्ट जिसको कोर्ट सच माने या न माने, कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये चीजें जो है सही है, ये हो सकता है, कोर्ट मान लेगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो आप उसके लिए एविडेंस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा फैक्ट जो कोर्ट मान के चलेगा कि यह सच है, ठीक है, जब तक आप उसको झूठ साबित करने के लिए कोई एविडेंस ना दे दो, ठीक है। और एक होता है आपका कंक्लूसिव प्रूफ, उसमें जो एविडेंस कोर्ट में दिया गया, ठीक है, वो फाइनल है, उसके अलावा कोई भी एविडेंस आपसे लिया ही नहीं जाएगा, ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ना कुछ भी, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये हमने बेसिक लेक्चर में भी बहुत डेप्थ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मींट बाय प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? प्रूव्ड का मतलब होता है कोई ऐसा फैक्ट जिसको कोर्ट ये मान के चले कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको प्रूव्ड माना जाएगा। डिसप्रूव का मतलब होता है कोई ऐसा फैक्ट जिसको कोर्ट को ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसे में उसको हम क्या बोलेंगे? डिसप्रूव्ड। और एक होता है नॉट प्रूव्ड, ठीक है। नॉट प्रूव्ड का मतलब ना तो वो प्रूव हो पाया है और ना ही वो डिसप्रूव हो पाया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रूव का मतलब जिसको कोर्ट मान के चले कि ये एग्जिस्ट करता है, मान के चलेंगे। डिसप्रूव्ड का मतलब कोर्ट को ये लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कोर्ट बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट,
तो वो डिस्प्रूव्ड, और नॉट प्रूव्ड का मतलब ना तो वो प्रूव हो पाया है और ना ही वो डिस्प्रूव हो पाया है। ठीक है, तो प्रूव, नॉट प्रूव, डिस्प्रूव्ड, ये तीनों सवाल एक ही साथ था, इसीलिए मैंने एक साथ ही डील कर दिया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बेसिक लेक्चर में बताया था, एग्जामिनेशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है चीफ एग्जामिनेशन, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एक होता है री एग्जामिनेशन। ठीक है, चीफ एग्जामिनेशन तब होता है जब कोई केस कोर्ट में जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में क्रिमिनल ट्रायल कैसे होता है, तो मैं वापस से 2 मिनट लूंगा, आपको समझाता हूँ वापस से। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उसकी सूचना पुलिस को मिलेगी, पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस मौकाए वारदात पे जाएगा, क्राइम सीन पे, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, पंचनामा बनाएगा, अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की जरूरत है तो अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास लेके आया जाएगा, फिर उसको रिमांड पे भेजा जाएगा। रिमांड खत्म हुआ, इसके बाद पुलिस जो है अपना चार्जशीट फाइल करेगा। चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल जब शुरू होता है तो पहले होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कोर्ट जो है अक्यूज्ड को बताएगा कि तुम्हारे ऊपर ये धाराओं में केस दर्ज किया गया है, तुमको ये गुनाह कबूल है या तुमको ट्रायल फेस करना है। ठीक है, अक्यूज बोलेगा नहीं सर मुझे ट्रायल फेस करना है, मैं इनोसेंट हूँ। 99% अपराधी यही बोलता है। ठीक है, इनोसेंट हूँ। इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहला स्टेज आएगा प्रोसिक्यूशन विटनेस का। ठीक है, मतलब जिसने केस किया था, जो विक्टिम है, उसके तरफ से जो वकील होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकारी वकील। ठीक है, सरकारी वकील पहले अपने विक्टिम को बुलाएगा और उसका स्टेटमेंट लेगा। ये क्या है? ये चीफ एग्जामिनेशन। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने सारे गवाहों की गवाही लेगा, पहले विक्टिम का लेगा, फिर आईओ का लेगा। अगर रेप का केस है तो मेडिकल एग्जामिनर जो था जिसने फॉरेंसिक किया होगा उसको बुलाया जाएगा। जो मौका वारदात पे देखा था, आई विटनेस था, उसका विटनेस लिया जाएगा। तो सबका चीफ एग्जामिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर ले। ठीक है, अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जरूरी भी है। जब किसी विक्टिम ने कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, कहाँ हुआ है? मलाड स्टेशन पे हुआ है, किस दिन हुआ है? वेडनेसडे को हुआ है। ठीक है, अब मैं अक्यूज्ड का लॉयर हूं तो मैं अपने अक्यूज्ड के फेवर में गवाही लूंगा। ठीक है, तो अगर वो विक्टिम को मैं झूठा न साबित करूं तो मेरा अक्यूज तो जेल चला जाएगा। ठीक है, तो मैं उस विक्टिम के या कोई भी विटनेस है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दिए हो, उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन में झूठा साबित करेंगे, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में क्रेडिबिलिटी खत्म करना। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी जो विटनेस होते हैं उसके क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देना। ठीक है, तो मैं एज अक्यूज का जो लॉयर है मैं ऐसे बोलूंगा कि मैडम आप उस दिन कहाँ थी जी जहाँ पे आपके साथ ये छेड़छाड़ हुआ? वो बोलेगी मलाड स्टेशन पे। कितने बजे हुआ था मैडम? 4 बजे हुआ था। मैडम आप जॉब करती हैं? हाँ करती हूँ। कहाँ करते हैं? चर्च गेट में। कितने बजे जाती हैं? 8 बजे। कितने बजे आती हैं? शाम के 6 बजे। मैडम आप डेली जॉब पे जाती हैं? हाँ जाती हूँ। आप उस दिन छुट्टी क्यों लिए थे? क्योंकि आप उस दिन जॉब पे नहीं जा रहे थे मैडम जी, जहाँ पे आपके साथ छेड़छाड़ हुआ है वो चर्च गेट साइड आप रहती हो गोरेगांव में। आपको अगर ऑफिस जाना था तो चर्च गेट की तरफ जाना था, आप मलाड की तरफ क्या कर रही थी? ठीक है, कुछ ऐसा है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगी लड़की कि यार मैं तो फंस गई सही में, मैं तो जॉब पे जाती तो चर्च गेट जाती, मैं उधर क्यों जाती? ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा किया जाता है विक्टिम के स्टेटमेंट में, ताकि कोर्ट को ये लगे कि विक्टिम झूठ बोल रही। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे भी विटनेस होंगे जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन में आप क्रेडिबिलिटी जिसकी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया था। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सवाल जिसमें जवाब आपका छिपा। जैसे मैंने विक्टिम से पूछा आपके साथ रेप हुआ था? हाँ आपके साथ, मेरे साथ रेप हुआ था। आपके रेप होने के बाद आपको जो है कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले गया गया था, क्या ये सच है? हाँ सच है। आपने जवाब ही दे दिया ना, आपने बता दिया कि आपके साथ रेप हुआ था। हाँ हुआ था। आपको कोकिलाबेन ले गया था? हाँ ले गया। आपको ऐसे सवाल नहीं पूछना, आपको सवाल पूछना था मैडम आपके साथ रेप हुआ था, यस और नो? यस। क्या
आपके रेप के बाद किसी हॉस्पिटल में आपको ले गया गया था, यस और नो? यस। कौन से हॉस्पिटल में ले गया था मैडम? इस हॉस्पिटल। विक्टिम का काम है उसको डिस्क्राइब करना, आप खुद ही सब बता रहे हो, इसका मतलब है कि आप जवाब भी बता रहे हो, ठीक है। तो लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है सजेस्टिंग द आंसर, ठीक है, विद क्वेश्चन। आप जो सवाल पूछ रहे हो उसी में आंसर दे रहे हो, तो ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता चीफ एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन में स्कैंडलस क्वेश्चन अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। स्कैंडलस क्वेश्चन का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे महिला के गरिमा पे ठेस पहुंचे। जैसे महिला के साथ मैंने क्रॉस किया, मैंने बोला आपकी के साथ रेप हुआ था, यस रेप हुआ था। कैसे रेप हुआ था? मतलब लड़का आपके ऊपर था या लड़की आप ऊपर थी? नहीं, ये स्कैंडलस क्वेश्चन है। आप ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते जिससे महिला को ठेस पहुंचे, उसके डिग्निटी को हार्म हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो चीफ समझ में आया, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने विटनेस से लेते हैं पहली बार, ठीक है। फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए डिफेंस लॉयर जब उससे सवाल पूछेगा, अपोजिट काउंसिल बोलते हैं उसको, ठीक है। विक्टिम का वकील चीफ कर लिया, ठीक है। अब क्रॉस सामने वाला करेगा। अगर डिफेंस का कोई अक्यूज्ड है, विटनेस है, तो वो अगर अपने विटनेस की गवाही ले रहा है ना, तो वो उसका चीफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो गवाह जिसने बुलाया है, अगर वो उसी से सवाल पूछेगा तो वो चीफ होगा, और अपोजिट काउंसिल उससे सवाल पूछेगा तो वो क्रॉस होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन तब होता है जब चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के दरमियान कोई ऐसे विटनेस थे जिसकी गवाही नहीं ली गई, या लिया गया तो उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई, बाद में कुछ ऐसे फैक्ट थे जो उसको बताने हैं, ठीक है। तो कोर्ट में परमिशन लेके कि सर मुझे फला फला जो विटनेस है उसको वापिस से बुलाना है, उससे वापिस से गवाही लेना है, ठीक है। तो कोर्ट अगर आपको अलाउ करता है तो आप उसका वापिस से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दिस इज नोन एज री एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक्सप्लेन एनी ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 मार्क्स का पूछ रहा है आपसे, तो आपको कोई 2 फॉरेंसिक साइंस के ब्रांच बताने हैं। तो आप बता सकते हो पहला फॉरेंसिक पैथोलॉजी, जिसमें हमने देखा था कि जो डेथ होता है उसके कारण क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आपको फॉरेंसिक पैथोलॉजी करना होता है, ठीक है। जैसे कोई मर्डर है या सुसाइड है, तो कैसे हुआ, रीजन क्या है। तो जब हम कॉज को डिफाइन करते हैं तो फॉरेंसिक पैथोलॉजी। दूसरा होता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं पॉइजन का, ड्रग्स का, एल्कोहल का, केमिकल का, जिससे किसी व्यक्ति की मौत होती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है और मुझे जानना है कि इसकी मौत जहर खा के हुआ है या एल्कोहल से हुआ है या ड्रग्स से हुआ है, तो यहाँ पे जो फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल होगा उसका नाम है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। फिर आता है आपका फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, ठीक है, जहां पे मौत हुआ हो और उसके बॉडी पे कहीं दांत से काटने का निशान हो, टूथ बाइट का निशान हो, ठीक है। तो उसमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस विक्टिम के बॉडी पे ये टीथ बाइट किसका है, उसके लिए फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई बॉडी है, डेड बॉडी, ठीक है, वो मर गया है, अब उसके बॉडी का सिर्फ आपके पास स्केटल बचा है, हड्डी वगैरह, ठीक है। तो उससे आप पता कर सकते हो कि उसकी एज और सेक्स क्या थी, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। एक होता है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, जिसमें हम किसी की मौत होती है और बुलेट से होता है, तो हम वो पता करते हैं कि ये बुलेट किस एमएम का था, ठीक है। गन जो है इंडियन था, फॉरेंसिक था, गन का जो टारगेट कैपेसिटी था वो क्या था, अगर हम उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल होता है उसका नाम है फॉरेंसिक बैलिस्टिक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये, वैसे तो 2 ही आपको बताना था क्योंकि ये 2 मार्क्स का था, लेकिन फिर भी मैंने सारे बता दिए, ठीक है। ये आगे 6 मार्क्स में भी पूरा डिटेल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिफाइन एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई बात अपनी कोर्ट ऑफ लॉ में रखते हो, ठीक है, और वो बात आपके हिसाब से सही है और अगर कोई गलती हो उसमें तो आपको उसके लिए सजा मिलेगा,
ये बात कहते हुए कोई डॉक्यूमेंट आप कोर्ट ऑफ लॉ में देते हो तो उसको एफिडेविट कहा जाता है। तो एफिडेविट का मतलब रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है, वॉलेंटरी मेड बाय अ पर्सन स्वर्न और affirmed before an authority competent to administer oath and intended to be used as evidence, ठीक है, उसको एफिडेविट बोला जाता है। जैसे मैंने कोई केस फाइल किया, ठीक है, तो उसके पीछे आपको एफिडेविट लगाना होता है कि मैंने इस केस में जो भी बातें कही है, जो भी फैक्ट रखे हैं, वो मेरी नजर में सारे सही हैं। अगर बाद में कोई भी फैक्ट गलत साबित होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा, और उसके साथ आपने ये जो पेपर है वो लगा दिया, यही है एफिडेविट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मींट बाय प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये सवाल रिपीट हो गया है, ऊपर भी ये सवाल था, तो मैंने बताया था कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होता है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ना क्लाइंट आपकी बात किसी से शेयर करेगा, ना आप आपके क्लाइंट की बात किसी और से शेयर करोगे। ये जो कम्युनिकेशन है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज फैक्ट इन इशू एंड व्हाट इज फैक्ट इन लॉ। ठीक है, ये दो तरीके का फैक्ट है। तो फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है? फैक्ट इन इशू का मतलब होता है विवादित तथ्य, मतलब जहां से विवाद अराइज हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर, राम ने राजू को मारा, ठीक है। अब राम ने ही राजू को मारा है या किसी और ने, ये क्या है? ये विवादित तथ्य है, फैक्ट इन इशू है। अब इसको प्रूव करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में ट्रायल होगा, एविडेंस लिए जाएंगे, फिर पता चलेगा कि राम ने ही राजू को मारा था या किसी और ने, ठीक है। तो फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है? विवादित तथ्य, मतलब ऐसा कोई फैक्ट जिस पर किसी केस का डिसीजन जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है, वो होता है फैक्ट इन इशू। दूसरा होता है फैक्ट इन लॉ, ठीक है। फैक्ट इन लॉ का मतलब क्या होता है? फैक्ट इन लॉ का मतलब होता है कानूनी तथ्य, मतलब लीगल फैक्ट, ठीक है। ये ऐसा फैक्ट होता है जो कानून के द्वारा माना गया हो, और ये कानून, इस फैक्ट का कानून के अंदर जिक्र किया गया हो, ठीक है, तो उसको हम फैक्ट इन लॉ बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आपने देखा कि शादी के दरमियान अगर कोई बच्चा होता है तो वो लीगल माना जाएगा, ठीक है, ये फैक्ट इन लॉ है, ठीक है, कोर्ट इसको मान के चलेगा, ठीक है। फिर 18 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो माइनर होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, लॉ में है, तो ये कोर्ट मान के चलेगा। 7 साल तक अगर कोई भी इंसान नहीं मिलता है तो प्रिजम्पशन ये बोलता है कि वो मर चुका है, ठीक है। अगर आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो उसमें डाइवोर्स के लिए ये एक ग्राउंड दिया गया है कि अगर 7 साल से आपके पति नहीं मिल रहे हैं तो हम मान लेंगे कि वो मर चुके हैं और आप इसके आधार पर डाइवोर्स ले सकते हो। तो प्रिजम्पशन ऑफ 7 ईयर का जो प्रिंसिपल है ये भी लॉ के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फैक्ट इन लॉ। ऐसा कोई तथ्य जिसका जिक्र कोर्ट में किया गया हो, लॉ में किया गया हो, वो फैक्ट इन लॉ माना जाता है, और इसको कोर्ट रिबटल इरिबटेबल मानेगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉ में है तो आप इसको रिबट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह आते हैं, आपने साबित कर दिया। अभी मैंने बोला कि पति पत्नी का जो है मतलब जो शादी से पहले अगर कोई, शादी के बाद अगर कोई बच्चा होता है शादी के दरमियान, तो वो लेजिटिमेट होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में ये एविडेंस दे दो कि सर मेरी शादी हुई थी 7 तारीख को, 7 तारीख को हम फिजिकल नहीं हुए, ठीक है, 7 तारीख को हम फिजिकल नहीं हुए क्योंकि मेरी वाइफ पीरियड्स में थी या कुछ भी थी, कुछ भी रीजन है आपके पास जो जेन्युइन है। उसके अगले दिन में चला गया अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका से मैं अभी आया हूं पिछले महीने, इन बिटवीन हो गया है 10 महीना। अभी मेरी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो मेरा बच्चा कैसे होगा बताओ, ठीक है। तो कोर्ट को अगर ऐसे फैक्ट दिए जाएं जिससे कोर्ट को भी लगे कि यार ये तो सही बात है, जब इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो हम ये जो प्रिजम्पशन है लेजिटिमेट चाइल्ड का, ये कैसे यहाँ पे मतलब कवर होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत रेयर, ठीक है। ऐसा जरूरी था कि शादी के दिन ही वो मैडम पीरियड्स में हो, या ये जरूरी था कि तुम अगले ही दिन अमेरिका चले गए? शादी के अगले दिन कौन अमेरिका जाता है भाई?
शादी के बीच 1 महीना 2 महीना 3 महीना लोग रहेगा तब जाएगा ना, समझ रहे हो? तो उसमें भी कोर्ट सेटिस्फाई करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो इर्रिबटेबल है उसको रिबटेबल किया जा सकता है, लेकिन वैसे आपके पास फैक्ट होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज रिफ्रेशिंग मेमोरी? रिफ्रेशिंग मेमोरी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मैंने किसी को उधार दिया था, ठीक है, उधार कितना दिया था मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैं कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस किया तो बोला भाई तुम्हारा कितना पैसा बाकी है इसके ऊपर, तो मैं बोला सर मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे पास खाता बही है, अगर मैं वो देख लूं तो मैं आपको बता सकता हूँ। कोर्ट बोलेगा देख लो भाई, तुमको याद करना है ना कितना पैसा बाकी है तभी तो लोगे ना। तो मुझे मेरे खाता बही को दिखाया गया और मैं देख के फटाक से बोल दिया कि हाँ सर इतना पैसा बाकी है। यहाँ पे क्या किया, मेरा रिफ्रेशिंग मेमोरी। मतलब जब कोई विटनेस कोर्ट में गवाही देते समय अपनी याददाश्त भूल जाए, कुछ उसको बताना था और ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट था जिसमें उसको प्रूव करना था और उसको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो रिफ्रेश करने के लिए वो रिटर्न डॉक्यूमेंट या जो भी नोट उसको देखना है वो देख सकता है, ठीक है। कोर्ट उसको अलाउ करेगा कि तुम देखो और मुझे बताओ कि ये क्या यही था, तो अगर वो देख के बोल देगा कि हाँ सर यही था, तो उसको हम रिफ्रेशिंग मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? 41 है, एक्सप्लेन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का मतलब कौन होता है? जो हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट हो। मेरे पापा ने कोई चेक साइन किया, ठीक है, चेक साइन करके गुजर गए और पता चला कि उस चेक का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है कोर्ट ऑफ लॉ में। मैं बोलता हूं कि सर ये चेक पर जो साइन है वो मेरे पापा का है ही नहीं, ठीक है। अब सामने वाला बोल रहा है कि नहीं सर इसके पापा का ही साइन है। अब यहाँ पे वो साइन किसका है ये कौन पता करेगा? जज तो एक्सपर्ट है नहीं कि वो साइन पता कर ले। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, ठीक है, और उसको उसके पापा के पहले का सिग्नेचर दिखाया जाएगा और उस चेक का सिग्नेचर दिखाया जाएगा और वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये पता करेगा कि वो हैंड राइटिंग और ये हैंड राइटिंग सेम पर्सन का है क्या। अगर ये बोल देगा कि हाँ सर ये दोनों हैंड राइटिंग एक ही बंदे का है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ उसी बंदे का ये सिग्नेचर, ठीक है। ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट, चाहे वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो या कोई और एक्सपर्ट किसी भी तरीके का फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसका एविडेंस कोर्ट में लेना न लेना ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आया और उसने बोल दिया कि हाँ इसके पापा का ही सिग्नेचर है और कोर्ट को यह मानना भी पड़े कि नहीं यार अब इसने बोल दिया है तो मानना पड़ेगा, नहीं। किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन जज के डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। अगर उनको लगेगा कि ठीक है एक्सपर्ट ने बोला है तो होगा, मान लेते हैं, मान लिया तो ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार एक्सपर्ट भी गलत बोल रहा है, तो वो नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकते, ठीक है। तो कुल मिला के स्टोरी यह है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का मतलब होता है कोई ऐसा ट्रेंड बंदा या कोई ऐसा स्किल्ड पर्सन जो हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट हो और जिसका कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल प्रोसीडिंग में किसी ऐसे हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए उसका मतलब जो है गवाही लगे, तो उसको हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, एक्सपर्ट विटनेस। वही हो गया जो यहाँ पे आपका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट था ना, वही यहाँ पे एक्सपर्ट विटनेस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मर्डर हुआ था, ठीक है, मर्डर में जो वेपन हुआ यूज हुआ था उस पे फिंगरप्रिंट किसका है? जज पता लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है। किसको पता होगा? जो फॉरेंसिक में काम करता होगा, ठीक है। तो उस फॉरेंसिक वाले को, ठीक है, एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जाएगा। वो स्किल्ड भी है, उसके पास एक्सपर्टाइज भी है कि वो पता कर सके कि ये फिंगर किसका है, तो वो तुरंत बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो एक्सेप्शन लागू होता है। कोर्ट को लगेगा कि ये एक्सपर्ट विटनेस का जो गवाही है वो लेना है तो ठीक है, अगर उसको लगेगा कि नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया और उन्होंने बोल दिया कि फिंगरप्रिंट सुजीत का है,
तो कोर्ट को अगर मानना है कि ठीक है भाई, ये एक्सपर्ट का विटनेस ले लिया हमने, इन्होंने बोल दिया है कि सुजीत ने मारा है, तो ठीक है, सुजीत ने मारा है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति मरते समय जब अपना स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट में अपने मरने का कारण बताता है, किसने मारा वो बताता है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट वॉलंटरी दे रहा है, किसी के दबाव में आके नहीं दे रहा है, तो हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखना, डाइंग डिक्लेरेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मरते समय बोला राजू और बोल के मर गया तो हम ये मान ले कि राजू ने मारा था, नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन तभी एक्सेप्टेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में जब वो कंप्लीट हो, ठीक है, और उस कंप्लीट डायलॉग में उसके मरने का कारण और मारने वाले का नाम बताया गया हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसने बोला कि मुझे जो है राजू ने मारा था, ठीक है, और कारण भी नहीं बताया कि क्यों मारा, तो अब यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजन नहीं बताया उसने कि क्यों मारा। हर इंसान को मारने का पता तो होता है ना, जैसे आप मेरे पीछे अगर कोई गुंडा है तो मुझे पता होगा कि भाई मैंने कोई ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे जिससे वो गुस्से में होगा, हो सकता है ना। तो ऐसा तो हमेशा याद रखिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन के 3 एसेंशियल हैं। पहला कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा रीजन ऑफ डेथ होना चाहिए, और तीसरा जिसने मारा है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट आधा अधूरा है, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। अगर उस स्टेटमेंट में रीजन नहीं बताया गया, पूरा नहीं माना जाएगा। रीजन बताया लेकिन किसने मारा नहीं बताया, पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वॉलंटरी होना चाहिए, तो सही बात है भाई, वॉलंटरी तो होना ही चाहिए, किसी के दबाव में थोड़ी कोई डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट के पास कोई भी सीधा प्रूफ ना हो, डायरेक्ट एविडेंस कोर्ट के पास ना हो, ठीक है, और कोर्ट उस परिस्थिति में अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे और सिचुएशन के आधार पर अपना एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करे, ठीक है, कि ऐसा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल निष्कर्ष उन्होंने निकाला है उसको हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, चोरी का सामान मिला, चोरी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति के पास मिला है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर, भले उसने चोरी नहीं किया है, ठीक है, भले उसने चोरी नहीं किया है और उसके चोरी करने का कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है क्योंकि चोरी अभी 2 मिनट पहले हुआ है और चोरी का सामान इसी के पास है, तो हो ना हो चोरी इसी ने किया है, ठीक है। तो ये जो जज अपने मन में बनाएगा कि नहीं यही चोरी किया है, क्योंकि 2 मिनट में कौन चोरी करके सामान इधर उधर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन लिया है कोर्ट ने, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब जहां पे कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस ना हो, ठीक है, और कोर्ट को अपने कॉमन सेंस के आधार पर और परिस्थितियों को देखते हुए कि ऐसा सीन है, ठीक है, तो वो जिस लॉजिकल रीजन को ड्रॉ करेंगे हम उसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट मान लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कैन अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव एविडेंस इन द कोर्ट। डम्ब विटनेस जो हमने पहले पढ़ा था ना, वही आपको यहाँ घुमा के पूछ रहा है। तो हमने देखा था डम्ब विटनेस का मतलब क्या, जो बोल के गवाही नहीं दे सकता। यही तो सवाल है यहाँ पे कि जो बोल के नहीं दे सकता वो गवाही कैसे देगा कोर्ट में। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, तो कैसे देगा? मैंने बोला था राइटिंग में दे सकता है, जो बोल नहीं सकता वो लिख के दे सकता है, या साइन फॉर्म में दे सकता है। मैं अगर गूंगा हूं तो जो सामने वाला अगर कोई गूंगा लोगों का एक एक्सपर्ट होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मूक लोगों की बात भी समझ पाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई साइन लैंग्वेज में वो कुछ बता रहा है और जो एक्सपर्ट आए हैं अगर उसके साइन लैंग्वेज को समझ के कोर्ट में बता रहा है तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर कोई इंटरप्रेटर के माध्यम से वो मूक जो विटनेस है अपनी बात रखना चाह रहा है तो भी रखा जा सकता है। लेकिन याद रहे जो भी डम्ब विटनेस एविडेंस देगा वो बोल के नहीं दे रहा है, इसीलिए हम राइटिंग में ले रहे हैं,
या साइन फॉर्म में ले रहे हैं या इंटरप्रेटर के जरिए ले रहे हैं, तो भी ये एविडेंस कौन सा एविडेंस माना जाएगा? ओरल एविडेंस माना जाएगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि उसको ओरल में देना था, वो ओरल में नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो रिटर्न में दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रिटर्न एविडेंस मानेंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानेंगे, नहीं, हम उसको ट्रीट ओरली ही मानेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, गिव एनी टू वेज बाय विच क्रेडिट ऑफ विटनेस मे बी इम्पीच्ड बाय द एडवर्स पार्टी। यही जो मैंने बोला था ना, क्रॉस एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? विटनेस के क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए, विटनेस के क्रेडिट को खत्म करने के लिए, उसका जो क्या बोलते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस है ना, कि भाई मैं जो गवाही दे रहा हूँ एकदम सही है, ठीक है, उसको लो डाउन करने के लिए, नीचे करने के लिए, ठीक है। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए भी बताया था कि वो लड़की बोल रही थी कि मैं सुबह में 9 बजे जॉब पे जाती हूँ, चर्च गेट, ठीक है, आती हूँ शाम के 6 बजे, डेली जॉब पे जाती हूँ। तो जिस दिन उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, वो उस दिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही थी? अगर वो डेली ऑफिस जाती है तो चर्च गेट के रास्ते में होना चाहिए, अगर वो मलाड में रहती है तो, ठीक है। तो फिर वो बोरीवली क्या करने आई थी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिबिलिटी उस विटनेस की, उस विक्टिम की कम कर दी। अब कोर्ट को लगेगा कि यार ये विक्टिम तो अपने आप में झूठ बोल रही है, ये बोल रही है डेली जॉब पे जाती हूँ, तो वो उस दिन उल्टे रास्ते क्यों जा रही थी? समझ रहे हो? तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जो पहले स्टेटमेंट उन्होंने दिया था विक्टिम ने, चीफ एग्जामिनेशन में, अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके इनकंसिस्टेंट में अगर आप गवाही ले लेते हो, तो उस विटनेस का क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है। फिर आता है दूसरा, एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। किसी जैसे मान के चलिए कोई केस है जिसमें सामने वाली पार्टी ने गुड कैरेक्टर के लिए सारे एविडेंस दिए हैं, ठीक है, सारे एविडेंस उन्होंने गुड कैरेक्टर के दिए हैं। अब मुझे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उसके कैरेक्टर को लो डाउन करना है, उसके क्रेडिबिलिटी को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे एविडेंस उसके बैड कैरेक्टर के दे दूंगा। वो बोल रहा था कि मैंने बहुत सारे वृद्धाश्रम चलाए हैं, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, और मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में बैड कैरेक्टर के सारे एविडेंस दे दिए कि सर इसके खिलाफ 3 चोरी का मुकदमा पहले से दर्ज है, इसने एक बार 2017 में रेप का भी केस इसके नाम पर हुआ था, ठीक है, हालांकि वो बेल पे है। तो मैंने क्या किया, उसके सारे गुड कैरेक्टर के रिप्लेसमेंट में हमने सारे बैड कैरेक्टर कोर्ट में दे दिए। तो अब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, कम हो गई। अब कोर्ट उसके गुड कैरेक्टर पर ध्यान देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी विटनेस की क्रेडिट को या क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलेवेंट, ठीक है। तो ये हमने पहले भी बताया था कि व्हेन डॉक्यूमेंट इज अनअवेलेबल, ठीक है, जब कोई आपके पास डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, और वो आपके पास अवेलेबल ना हो, तो वहां पे ओरल एडमिशन भी चल जाता है, रेलेवेंट माना जाता है। इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अदरवाइज इनएक्सेसिबल, oral statement about its content may be admitted to prove the matter, ठीक है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं हो, लॉस्ट हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो ओरल स्टेटमेंट के जरिए भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यही सवाल था आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कैन अ विटनेस बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसर ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम। ये बोल रहा है कि क्या कोई विटनेस अपने आप को एक्सक्यूज कर सकता है किसी सवाल का जवाब देने से, खास करके वैसा सवाल जो उसी को अपराधी साबित कर दे। तो हाँ, अगर मैं विटनेस हूं और कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे बुलाया गया कि भाई तुमने उसको चोरी करते देखा और तुमने ही दरवाजा उसको खोल के दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं तो हूं विटनेस, लेकिन अगर मैं कोर्ट में एडमिट कर लूं कि हाँ मैंने उसको चोरी करते देखा था और मैंने ही गेट खोला था, तो मैं क्या यहाँ पे हो जाऊंगा, अपराधी भी हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने चोरी को चोर को हेल्प किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूं क्या? नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपराधी साबित करने के लिए
कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपके आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में भी प्रोटेक्टेड है और आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 132 में भी प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गवाही दे रहा है या कोई भी व्यक्ति अक्यूज है, कोई भी है, ठीक है, अगर कोई भी सवाल कोर्ट में पूछा गया जिससे वो अपराधी बन सकता है तो वो उस सवाल को जवाब देने से मना कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस का मतलब, एविडेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज ई में। कहा गया है अदालत में जब कोई भी केस को साबित करना हो, ठीक है, और उसमें जब आप कोई जानकारी या कोई भी मतलब फैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में देते हो सच का पता लगाने के लिए, तो वो सारा फैक्ट चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, वो एविडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस इज डिफाइंड एज ऑल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट और मटेरियल प्रेजेंटेड बिफोर अ कोर्ट, ठीक है, टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट इन इशू। और एविडेंस जो है दो टाइप के हो सकते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल का मतलब जो कोर्ट में बोल के दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्री का मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ एविडेंस, ओरल को छोड़ करके वो सारे डॉक्यूमेंट्री में आएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, डिफाइन सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, ए डिजिटल सिग्नेचर मीन्स अ डिजिटल सिग्नेचर that is created and verified in a secure manner using prescribed security procedure so that it ensures authenticity, integrity and non-repudiation of an electronic evidence। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं मैं आपको, जब आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हो किसी कंपनी से, ठीक है, तो उस कंपनी का बिल के ऊपर उसका डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, वो सिक्योर रहता है, उस सिग्नेचर का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, अब कोई भी दूसरी कंपनी में जाएगा तो वो तुरंत पता कर लेगा कि ये किस कंपनी का सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये जो सिग्नेचर होता है एकदम सिक्योर होता है और आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपके आईटी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि कैसा डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है। तो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो किसी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये इंश्योर करता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो उस कंपनी के द्वारा साइंड है। ठीक है, वो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सिग्नेचर है, लेकिन वो सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक्स साइन एन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब एक्स कंपनी है ट्विटर वाला, ठीक है, उसको किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो अब वो कंपनी यहाँ तो आएगी नहीं साइन करने के लिए। ठीक है, तो वहां से वो अपना डिजिटल सिग्नेचर भेजेगा। ठीक है, और यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर भेजोगे और दोनों फिर मिलकर डिजिटलाइज वे में उस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है? वो सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 40 भी समझ में आया होगा।